नमस्कार, यह है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बड़े शहरों में कैश की भारी किल्लत, बैंकों को जरूरत का 1/4 भी नहीं मिल रहा है कैश। लोगों के गुस्से को देखते हुए बैंक कर्मचारियों ने मांगी पुलिस सुरक्षा। टोल नाकों पर 200 रुपए से ऊपर की पेमेंट पर ही चलेगा 500 का पुराना नोट। ट्रांसपोर्टर्स ने रखी पूरे दिसंबर टोल फ्री करने की मांग। ग्रोथ की रफ्तार से निराशा, 7.1 से बढ़कर सिर्फ 7.3% पर पहुंची जीडीपी। अगली तिमाही में नोटबंदी का दिखेगा असर। 2008 के बाद पहली बार क्रूड उत्पादन कटौती करेगा ओपेक। सदस्य देशों में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर बनी सहमति। इंडोनेशिया हुआ ओपेक से बाहर। बाजार ने लगाया आज तेजी का चौका, निफ्टी 8,200 के पार, मिड कैप की चमक बरकरार। मॉर्गन स्टैनली ने छठी बार घटाई फ्लिपकार्ट की वैल्यू। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 38% कम की अपनी हिस्सेदारी की कीमत। सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना ही पड़ेगा लोगों को। नोटबंदी के बाद से पूरे देश में कैश के लिए त्राहिमाम है। बैंकों और एटीएम में लंबी लंबी लाइनें आम बात हो चली हैं, लेकिन इन लंबी लाइनों में लगने के बाद भी बहुत से लोगों को निराश ही लौटना पड़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बैंकों के पास नकदी की कमी भी ऐसी कि किसी दिन तो बैंकों को अपनी जरूरत का 0.25% भी नहीं मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, क्या हालात है इस वक्त बैंकों के और क्यों नहीं मिल रहा है उन्हें जरूरत का कैश? जो हम देख रहे हैं कि तमाम बैंकों से लगातार कस्टमर की शिकायत आ रही है कि हम लाइन में खड़े रहते हैं, पैसे नहीं मिलते। बहुत देर इंतजार करने के बाद फिर कहा जाता है कि पूरे 24,000, हालांकि आरबीआई ने कहा है कि मिलने चाहिए, लेकिन 10,000 ही मिल रहे हैं। तो इन सारी शिकायतों के पीछे जो वजह हमें नजर आती है कि दरअसल बैंकों को जितने पैसे की जरूरत है आरबीआई से मिलने चाहिए, करेंसी चेस्ट से मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। हमारे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बड़े शहर हैं दिल्ली और मुंबई, इनको 100 से 125 करोड़ रुपए हर एक बड़े बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे बड़े बैंकों को जरूरत है, लेकिन उनकी जरूरतें बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही हैं। खास तौर पे हाल के दिनों में जब छोटे शहरों में बहुत ज्यादा दिक्कतों की बातें सामने आई तो काफी पैसे छोटे शहरों की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुए हैं। एटीएम्स जो रिकैलिब्रेट हो चुकी हैं उनमें भी डालने के लिए पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जो कुछ एक आंकड़े हमें मिले हैं, अगर हम आपको बताएं, 25 नवंबर को मुंबई में बड़े बैंकों को बिल्कुल कैश नहीं मिला, क्योंकि उस दिन कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे मिलने की शुरुआत हुई थी और उनको पुश किया जा रहा था। उसी दिन अगर दिल्ली में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक को केवल 2 करोड़ रुपए मिले हमारे सूत्रों के मुताबिक। एचडीएफसी बैंक को 40 करोड़ मिले, एसबीआई और एक्सिस को करीब 20 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें 28 तारीख का जो हाल रहा, दिल्ली में आईसीआईसीआई बैंक को 40 करोड़ मिले, एसबीआई और एक्सिस को 20 करोड़ मिले और एचडीएफसी बैंक को केवल 5 करोड़ मिले। 28 तारीख को ही मुंबई में अगर आप देखें तो इन तमाम बड़े बैंकों को करीब 20 करोड़ रुपए ही मिले हैं, केवल एक्सिस को 40 करोड़ रुपए मिले हैं। तो जाहिर है कि जरूरत से काफी कम पैसा इन सभी बैंकों को मिला है लगातार। पिछले 4-5 दिनों के जो भी आंकड़े दिल्ली और मुंबई से हमें मिल रहे हैं, बैंक कर्मचारियों के सामने जहां पर काफी मुसीबत खड़ी हो रही है, ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच में झगड़े होने की नौबत आ रही है और बैंकों से लोगों को काफी ज्यादा शिकायत है। लेकिन दरअसल जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बैंकों के पास पैसे जरूरत के मुताबिक आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपको कैसे पूरे पैसे दे सकते हैं? सही कह रहे हैं प्रदीप आप। कहां 125 यानी 125 करोड़ की जरूरत है और किसी दिन हमने देखा कि 2 करोड़ रुपए भी आए हैं बैंक के पास हर रोज के 125 की जरूरत के सामने, तो बहुत दिक्कत होगी। और जैसा आप कह रहे हैं कैश की बढ़ती किल्लत से बैंक कर्मचारी भी डरे हुए हैं। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए बैंक कर्मचारियों ने इधर पुलिस की सुरक्षा मांग ली है। इस बारे में आज बैंक कर्मियों और अफसरों के संघ ने आईबीए को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें पता चलता है कि हालात कितने गंभीर हैं। चिट्ठी के मुताबिक सैलरी पेंशन की भीड़ और कैश की बेहद कमी के चलते आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे। हो हंगामे की आशंका के मद्देनजर बैंक कर्मियों ने सुरक्षा की मांग रखी है। इधर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े बैंक कर्मियों के संगठन ने बैंक कर्मियों के खिलाफ नेताओं और अफसरों के बयानों पर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि इससे लोग भड़क सकते हैं और बैंक के स्टाफ के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
तो सैलरी और पेंशन का वक्त आते ही बैंकों की कतारें फिर लंबी हो चली। हमारे रिपोर्टर्स ने आज जाना कि नोटबंदी से पेंशन और सैलरी के लिए लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के सीपी के आईसीआईसीआई बैंक के इस ब्रांच में लाइन आज एक बार फिर से काफी ज्यादा लंबी है। पिछले कुछ दिनों में लाइनें थोड़ी छोटी जरूर हुई थी, लेकिन महीने का अंत होने की वजह से लोगों की सैलरी क्रेडिट होनी है और जो पेंशन है वो भी आना है। बैंक की तरफ से ये कहा गया कैश होगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं अदरवाइज कल हो चुका है। हम लोगों की रिक्वेस्ट से जो है उन्होंने बोला है कि अगर कैश बचेगा तो 6,000 जो है सबको दिया जाएगा। सुबह से आए हुए ना खाने के ना पीने के, पास लेने में कभी धक्के। 3 दिन से मैं चेक लेकर आ रहा हूँ और सैलरी के लिए है, पैसा नहीं मिलता है। सर, किस तरह की परेशानी आ रही है पेंशन निकालने में? जब मैं लाइन में लगता था, या तो लाइन लंबी होती थी या देर इज नो कैश सुन लिया जाता था और वापस जाना पड़ता था। 70+ मेरी एज है और ये मैं इतना लाइन में खड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे बहुत मुसीबत का सामना कर रहा है पैसे की वजह से। जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हैं बेटी की शादी के लिए भी जमा किए थे और हर महीने जो पेंशन आती है वो भी, अब 1 तारीख को और पेंशन भी जो आने वाली है वो पैसे कैसे निकलवाएंगे? हर रोज 100 आदमी 150 आदमी लाइन में लगता है। गुजारिश करता हूं कि पेंशनर्स के लिए जो बैंकों में कैश दे उनको इंस्ट्रक्शंस हदायतें जारी करें कि पेंशन को कोई दिक्कत ना आए। एटीएम में लाइन में खड़े होना मुश्किल है और एटीएम में हमको 2-2 हजार के नोट मिलेंगे जो कि आसान नहीं है खर्च करना। नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम में कैश के सूखे से सैलरी पेंशन वाले परेशान है। इधर सैलरी के संकट को भांपते हुए सरकार भी हरकत में है। क्या है सरकार की तैयारियां, जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार ने कैश की किल्लत को दूर करने के लिए किस तरह की तैयारियां की हैं? मुझे लगता है कि सरकार को भी अभी चिंता सताने लगी है कि अगले 7 दिन तक खासतौर से बैंक चाहे एटीएम में कैश की डिमांड ज्यादा रहने वाली है और यही वजह है कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सुबह ही रिजर्व बैंक गवर्नर से बातचीत की और फिर ये पता चला कि पिछले 3 दिन से लगातार कैश की सप्लाई देने में रिजर्व बैंक कंजूसी बरत रहा था, क्योंकि रिजर्व बैंक को पता था कि अगले 7 दिन तक कैश की डिमांड ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वजह से अब आज आधी रात से लेकर के अगले 7 दिन तक आप देखेंगे कि चाहे एटीएम हो या फिर बैंक के ब्रांच हो, वहां पे कैश की सप्लाई ज्यादा बढ़ाई जाएगी। रिजर्व बैंक की तरफ से इन्हें ज्यादा कैश दिया जाएगा ताकि यहाँ पे लोगों को जो जरूरत पड़ेगी सैलरी के बाद पैसा निकालने के लिए, तो वो जरूरत पूरी की जा सकती है। खासतौर से जहां पे सैलरीड अकाउंट ज्यादा है वो भी सरकार बैंकों के फोकस में रहेगा। दूसरी चीज, जो सरकार के 2 प्रिंटिंग प्रेस है वहां सिर्फ और सिर्फ 500 के नोट छापे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां भी नोट छापने की प्रक्रिया में काफी तेजी लाई गई है ताकि नोटों की सप्लाई जो है वो बढ़ाई जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के शोर के बीच आखिर हमारे नेता कितने डिजिटल हैं? हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने कुछ नेताओं से ये सवाल पूछा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहीं कोई सिग्नल आता है, कहीं कोई सिग्नल नहीं आता है। मैंने कहीं पे खाना खाया या मैंने सड़क पे खड़े होकर पाव भाजी खाई और मैं पेटीएम में दूंगा रुपए कैसे या जो भी इसके जरिए अगर मैं पैसे दूंगा, ये चलेगा ही नहीं तो क्या मेरे पेट से निकालेगा क्या? छोटे छोटे जो खर्च होते हैं, किसी दुकान पे चाय कॉफी ढाबे में पी ली तो चेक कहाँ लेगा वो, या क्रेडिट कार्ड किस ढाबे मशीन पे लगा हुआ है। पान की दुकान पे कौन सा क्रेडिट कार्ड मशीन लगी हुई है? छोटी मोटी जो है वो जो है ये सब सारी दिक्कत। और पेटीएम वगैरह तो जानते नहीं लोग कैसे चला है। लेकिन मेरे घर में लगभग सभी लोग जो है, मेरे बच्चे वगैरह सब करते हैं डिजिटल से। मुझे ऑनेस्टली अभी तक आदत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मैं भी जो है एकदम इसको डिजिटल पेमेंट के जो आयाम है इसको लोगों को ट्रेंड भी कर रहा हूँ और खुद भी अपनाने के लिए बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कैसे होगा, लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल देश भर के टोल नाकों पर 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलेंगे, लेकिन ये छूट सिर्फ 200 रुपए के ऊपर की टोल पेमेंट के लिए है या फिर FAG टैग के लिए लागू होगी। ये फैसला ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री P. राधाकृष्णन के साथ ट्रांसपोर्टर्स की बैठक के बाद लिया गया। हालांकि ट्रांसपोर्टरों ने 21 दिसंबर तक टोल शुरू न करने की मांग की थी। ट्रांसपोर्टरों ने और भी कई सुझाव दिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री से सलाह मशवरे के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। Till 15th of December they can make use of the old 500 notes. We have get the views of the transport owners. They have given some suggestions and then they want to have the extension till the end of December.
tomorrow I am going to meet our finance minister. I am going to bring all these points to his notice. जिंदगी पर नोटबंदी का जोर है, लेकिन सरकार का शोर है कि कैश नहीं तो क्या, कार्ड से काम लीजिए, पेटीएम कीजिए। लेकिन क्या इनके सहारे जिंदगी चलाना संभव है? दूर देहात को छोड़िए, हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली में कार्ड और पेटीएम से कुछ खरीदने, कुछ खाने पीने की कोशिश की। देखिए क्या हुआ। जनपद के सुंदर आर्टिफैक्ट्स की दुकान पे मैं आया हूं और मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदता हूं और मुझे मेरे कार्ड में ये एक्सेप्ट होता है या नहीं। ये बड़ी सुंदर चीज है। सर ये कितने का है? सर ये 50 रुपीज का है। 50 रुपीज का है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। मैं कार्ड से पेमेंट करूं तो चलेगा? सर ऐसा है कि मशीन हमारे पास है नहीं। हमने जो है अप्लाई कर रखा है, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। यहाँ देखते हैं कि मैं खरीदारी कर पाता हूँ कि नहीं। यहाँ पे ये कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पेटीएम भी यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। और मैं यहाँ ये छतरी खरीदने वाला हूँ। सर ये कितने की है छतरी? ये 150 की है। 150 की है। मेरे पास कार्ड है, आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल बॉस। आप तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? क्या दिक्कत आती है कार्ड को लेने? सर यही आती है, दिल्ली में हर टूरिस्ट घूमने आता है, जरूरी नहीं सभी पढ़ा लिखा हो। पहाड़गंज की मशहूर पंजाबी खाने की दुकान पे हम यहाँ पे आए हैं और मैं यहाँ पे छोले भटूरे चुन रहा हूँ। सर मुझे ये छोले भटूरे 60 रुपए का है, मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। मेरे पास कार्ड है और मेरे पास पेटीएम है। ये सर हमारी छोटी दुकान है, 60 रुपए प्लेट छोले भटूरे हैं। हम छोटे बिजनेस वाले हैं और हमारे पास कार्ड से कोई सिस्टम नहीं हो सकता। सर मेरे पास कार्ड है और पेटीएम है, तो आप एक्सेप्ट करते हैं? मशीन लिया अपने। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम होने के बावजूद मैं अभी तक पहाड़गंज में खाना नहीं खा पाया हूँ। एक और दुकान पे चलता हूँ। ये डोसे की बहुत ही मशहूर दुकान है। सर मेरे पास कार्ड है लेकिन कैश नहीं है, तो एक डोसा मुझे। कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। तो रोहन सिंह को कैश के बिना ना खाना मिला ना कोई और चीज, तो जाहिर है कैशलेस आज भी आम हिंदुस्तानी पावरलेस है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं। आज भी कई ऐसी खबरें आई जिससे उम्मीद जगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा है। मंत्रालयों को अपने कर्मचारियों और जनता के बीच डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। पोस्टल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में इस अभियान को तेज हम शुरू किए हैं और केवल अपने कर्मचारियों को नहीं बल्कि वो भी कुछ देशवासियों को ट्रेन करें, इस दिशा में हम काम करें। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए संसद की कैंटीनों में कार्ड से पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। रेलवे भी वॉलेट बेस्ड पेमेंट की योजना बना रहा है। कैश की किल्लत के जमाने में नए नए लोग और संगठन डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई के डब्बा वालों ने डिजिटल पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। मुंबई में ही फ्रीचार्ज ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस से डिजिटल चालान के लिए करार किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का मानना है कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन देश में खराब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अभी भी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिजिटल मुहिम शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी जब लोगों को कैश की जरूरत है, क्या इसका फायदा उन्हें मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, सरकारी खजाने में आने वाले काले धन का असर बजट में ग्रामीण खर्च पर दिखने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए हम एक बार फिर चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, अब जो नोटबंदी के बाद आएगा ये बजट, तो इसका गांव से क्या कनेक्शन है? क्या गांव पर खर्च बढ़ने वाला है? क्या इक्वेशन है? दरअसल सरकार ने जब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की है, उसके बाद मैंने कई अलग अलग लोगों से बात की, तो मुझे कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आप बजट में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गांव में चल रही है, उसके बजट में सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस योजना के तहत हर परिवार को 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। इस रकम को सरकार बढ़ा सकती है। जो जरूरतमंद है घर के लिए, उनके लिए जमीन या फिर जमीन के बराबर पैसा देने का भी ऐलान सरकार कर सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें चालू कारोबारी साल में 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्रावधान किया था, तो अगले कारोबारी साल में इस बजट को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता अभियान को सरकार मिशन मोड पर लागू करना चाहेगी और इसमें डिजिटल पेमेंट को लेकर लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, उस पर सरकार खर्च बढ़ा सकती है। साथ ही साथ आप मनरेगा की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, तो गांव में इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भी सरकार अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण। और यहां पर हम आवाज एट 9 में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो 2008 के बाद अब पहली बार क्रूड का उत्पादन घटने वाला है। ओपेक ने और क्या निर्णय लिए हैं, सुनिए इस ब्रेक के बाद।
2008 के बाद पहली बार ओपेक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। ओपेक देशों में क्रूड उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर सहमति बन गई है। ओपेक देशों के लिए कच्चे तेल उत्पादन की नई सीमा 3.25 करोड़ बैरल तय की गई है। सऊदी अरब के लिए क्रूड उत्पादन की सीमा घटाकर 1 करोड़ बैरल कर दी गई है। वहीं ईरान के लिए 37,97,000 बैरल की लिमिट तय की गई है। इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो गया है, जिसके चलते उसके हिस्से का कोटा बाकी सदस्य देशों में बांट दिया गया है। एमिरेट्स एनबीडी के कमोडिटी मैनेजर धर्मेश भाटिया का कहना है कि लंबी अवधि में ओपेक के लिए इस फैसले से फायदा होगा। अगर आप देखिए ओपेक की जो रणनीति है वो शॉर्ट टर्म रणनीति नहीं है, लॉन्ग टर्म रणनीति है। डेफिनेटली ये लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छा एक फायदे का सौदा रहेगा। बट यहाँ पे जो तेजी है वो मीडियम टर्म में अगर आप देखिए तो 50-55 तक के लेवल्स आपको दिखा सकती है। बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जो कच्चे तेल में जो क्षमता है वो 55 के ऊपर जाने की। इसकी एक मेजर वजह है जो है शेल रेवोल्यूशन। दूसरे तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम निकली है। दूसरे तिमाही में जीडीपी 7.1% से बढ़कर 7.3% पर तो पहुंची है। हालांकि अनुमान 7.5% का था। एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रोथ को सपोर्ट मिला है, लेकिन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती दिखी है। एग्री सेक्टर में ग्रोथ 1.8% से बढ़कर 3.3% पर पहुंची है, तो माइनिंग सेक्टर में यह घटी है, जहां -0.4% के मुकाबले ये -1.5% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.1% से घट गई है और ये 7.1% पर आई है। वहीं सर्विस सेक्टर ग्रोथ 9.6% से घटकर 8.85% रही है। अब बात करेंगे आज के बाजार की। शेयर बाजार ने तेजी का चौका लगाया। बाजार में आज चौतरफा तेजी रही। निफ्टी 8,200 के पार गया, लेकिन बैंक शेयरों ने असली दम दिखाया। प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों के शेयरों में जोरदार तेजी थी। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 258 और निफ्टी 82 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। और शुरू होने से पहले ही डाकघरों में दाल की योजना पड़ी खटाई में। बताएंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। डाक विभाग के जरिए लोगों तक सस्ती दाल पहुंचाने की योजना शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ गई है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उपभोक्ता और डाक विभाग मंत्रालय में तालमेल नहीं बन पाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, दाल को डाक विभाग के जरिए लोगों तक पहुंचाने की योजना थी, अब सुन रहे हैं कि खटाई में पड़ गई है। क्या दिक्कत आ गई? उपभोक्ता मंत्रालय और डाक विभाग के बीच आपसी तालमेल न होने के चलते ये पूरा मसला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डाक विभाग को दाल बेचने की एवज में कितने % कमीशन दी जाए, इस पर यह मामला अटका हुआ है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है डाक विभाग चाहता है जितनी भी मात्रा में वो देश भर के डाकघरों में दालें बेचता है उस पर 10% की कमीशन उसे दी जाए, जबकि उपभोक्ता मंत्रालय का मानना है कि ये कमीशन 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ डाक विभाग की तरफ से उपभोक्ता मंत्रालय से ये भी पूछा गया है कि अगर किसी वजह से दालें नहीं बिक पाती हैं और खराब हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मैं आपको बता दूं, अक्टूबर के महीने में महंगी दालों से लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि देश भर के पोस्ट ऑफिस में सरकार सस्ती दालें मुहैया कराएंगी, लेकिन दोनों मंत्रालयों के आपसी मतभेद के चलते ये योजना शुरू होने से पहले ही ठप होती हुई दिखाई दे रही है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आपको डाकघर से सस्ती दाल नहीं मिल पाएगी, ये खबर है। इधर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने काफी कम समय में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब पतंजलि के प्रोडक्ट कीमतों के मामले में भी उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये है योग गुरु बाबा रामदेव का मार्केट मंत्र। और इस मंत्र ने लोगों को इस कदर मंत्र मुग्ध कर दिया कि पतंजलि आज देश की दिग्गज FMCG कंपनियों में गिनी जाती है। बाबा रामदेव हमेशा से ही ये दावा करते आए हैं कि उनके प्रोडक्ट्स दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले सस्ते और अच्छे हैं, लेकिन अब ये दावा जमीन पर नहीं रुक रहा। पतंजलि का बेहद पॉपुलर प्रोडक्ट है इसका देसी घी, जो आज की तारीख में बाजार में मौजूद सबसे महंगा घी है। इसकी कीमत 510 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि 2 महीने पहले तक ही ये 450 रुपए में मिल रहा था। पतंजलि के मुकाबले बाजार में मिल्क फूड, पारस और अमूल घी की कीमत 300 से 400 रुपए किलो के बीच में है।
पतंजलि के रिटेलर्स बताते हैं कि दूध समेत दूसरे कच्चे सामान के महंगे होने की वजह से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हमारे सिर्फ जिस चीज के मार्केट में रॉ मटेरियल बढ़ता है, जैसे अभी देसी घी के रेट बढ़े तो गेहूं के दूध के रेट बढ़ने से और आटे के रेट बढ़े हैं क्योंकि गेहूं महंगा हुआ है। मार्केट में सभी के रेट बढ़े हैं, आटे में भी और घी में भी। सिर्फ घी ही नहीं, पतंजलि का गेहूं आटा भी एक महीने में 20 रुपए तक महंगा हो गया है। पतंजलि के 5 किलो आटा का दाम एक महीने पहले 145 रुपए था, जो बढ़कर 165 रुपए हो गया है। बाजार में आशीर्वाद और नेचर्स फ्रेश के 5 किलो आटे के दाम 140 से 155 रुपए के बीच हैं। पतंजलि का सरसों तेल भी दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले 10 से 15 रुपए तक महंगा हो गया है और यही वजह है कि पतंजलि के लॉयल कस्टमर भी अब इसके सामान को खरीदने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। हमें तो किसी चीज मालूम ही नहीं पड़ता आजकल। कोई चीजें होती है उसमें दिखता है, बाकी तो कौन सा सस्ता पड़ रहा है, 5 रुपए किस में फायदा हो रहा है। ऐसा लाइक नहीं कि मुझे पतंजलि खरीदनी है। पतंजलि 135 का देती है, अगर फॉर्च्यून 120 का है तो हम 120 वाले लेंगे, क्योंकि सब आदमी सोचता है कि थोड़ा बचत हो। गौरतलब है कि पतंजलि ने सिर्फ FMCG प्रोडक्ट्स के ही दाम नहीं बढ़ाए, उसकी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी महंगी हो गई हैं। पिछले 2 महीने के दौरान कंपनी के उदरकल्प चूर्ण की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो गई है। वहीं डायबिटीज की दवा मधुनाशनी के दाम भी 210 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो चुके हैं। साफ है कि पतंजलि की जोरदार ग्रोथ के बाद अब कंपनी के प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेज बढ़ोतरी लोगों को हैरत में डालने लगी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आवाज इतना ही में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।